हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 21 अगस्त मंडे को इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों में काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए हैं। हमने मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के सारे आर्टिकल कवर किए हैं। फर्स्ट आर्टिकल है पीलिंग द ओपिनियन, सेकंड है हंगर चैलेंज। हंगर चैलेंज अशोक गुलाटी जी ने लिखा हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड जीई मस्टर्ड के ऊपर आर्टिकल आया है, वो भी इंडियन एक्सप्रेस में है। और एक आर्टिकल द हिंदू का जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो है कीचातीवू आइलैंड, जो कि डिस्प्यूट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसको कवर किया गया है। एक आर्टिकल आज जो आया था हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस में जनरेटिव एआई के ऊपर, वो आर्टिकल हम कल वाले एडिटोरियल एनालिसिस में कवर करेंगे क्योंकि जो वीडियो था वो काफ़ी बड़ा हो गया था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आप व्यूज़ देख के जज ना करें क्योंकि हमने अभी अभी शुरू किया है ये इनिशिएटिव। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है आज का वो है पीलिंग द ओनियन। ये आर्टिकल आपके इंडियन एक्सप्रेस में आया है और GS3 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40% ड्यूटी लगाई है ओनियन के एक्सपोर्ट में। ओनियन मतलब प्याज, तो आपको पता ही है। तो एक्सपोर्ट में जो है क्या किया है, 40% टैरिफ लगाया है। इसका मतलब अगर 100 रुपये किलो पहले एक्सपोर्ट हो रहा था ओनियन का, तो अब 140 रुपये किलो में एक्सपोर्ट होगा। इससे क्या होगा, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस कम होने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली जो एक्सपोर्ट होंगे वो कम हो जाएंगे। बेसिकली गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है, क्योंकि जो वेजिटेबल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हो रहे हैं। अभी टमाटर के प्राइसेस बहुत हाई हैं और अब ओनियन के होने के चांसेस हैं। तो टू ईज सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन गवर्नमेंट wants to increase the supply of vegetables and other goods। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन हो गया है जुलाई में 7.44 हो गया था, जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग को ब्रीच कर दिया था, उसको कम करने के लिए उनको डाउट है कि टमाटर के बाद अब जो प्राइसेस बढ़ेंगे वो किसके बढ़ेंगे, ओनियन के। इसलिए उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है ताकि डोमेस्टिक जो सप्लाई है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन क्या होता है। मान लो कि सप्लाई 50 kg है और डिमांड 50 kg है, तो ये डिमांड और सप्लाई जो है इक्वल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जो भी प्राइस होगा, मान लो 20 रुपये किलो है तो 20 रुपये किलो रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि सप्लाई 20 किलो हो गई और डिमांड जो है 50 kg है, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, सप्लाई कम होने के कारण, ठीक है, सप्लाई अगर कम हो जाती है तो जो डिमांड है वो हाई होने के कारण सब लोग बोली लगाएंगे, ऑक्शन करेंगे कि भाई हमें दे दे, हमें दे दे, हम ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन क्यों होता है, सबसे पहले तो उसके रीज़न जान लेते हैं। होर्डिंग और स्पेकुलेशन। मान लो कि बहुत सारे लोग हैं जो मीडिएटर होते हैं, है ना, वो होर्डिंग करके रखते हैं प्याज की। इसी कारण से प्याज में हर साल आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन आता है जब भी पानी बरसात होती है उसके बाद। दूसरा, बहुत सारी फसलें जो है ख़राब हो जाती हैं पानी आने के कारण, तब भी जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तीसरा क्या होता है, अगर आपकी सप्लाई चेन अच्छी नहीं है, डिफेक्टिव है, तो भी सप्लाई जो है आपका बढ़ जाएगा। मान लो कि 1 दिन लगना चाहिए जिसको सप्लाई होने में, उसमें 4 दिन लग रहे हैं, तो 3 दिन का गैप हो जाएगा, तो सप्लाई जो है कम हो जाएगी और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे। थर्ड पॉइंट, जो क्रॉप लॉस है ड्यू टू नेचुरल हज़ार्ड्स, एल नीनो जो है इस साल आ रहा है, तो इसके कारण टमाटर के प्राइसेस बढ़े थे एग्जाम्पल में। इसका मेन रीज़न यही था, क्रॉप लॉस होना। चौथा, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उसके कारण भी जो है हमारे सप्लाई साइड इन्फ्लेशन जो है बढ़ता है, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस इंडिया कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, उसके अलावा सप्लाई साइड कैसे बढ़ सकता है, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए जाएँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे तो आपके जो सप्लाई साइड है, मतलब जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका प्राइसेस बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट, उसके कारण बहुत सारी सप्लाई कम हो गई थी। कोविड, सप्लाई कम हो गई थी। तो ये सब क्या हो गए, आपके सप्लाई साइड इन्फ्लेशन के कॉजेज़ हो गए। इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला सॉल्यूशन है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब जो रेपो रेट है उसको बढ़ा दिया जाए ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का जो पहला है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर दें। इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विस के वो कम हो जाएंगे। दूसरा, पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी कम कर दिया जाए। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हमारे जो प्राइसेस है वो ईज़ हो जाएंगे। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो खरीदोगे कहाँ से, सप्लाई कम रहे या ज़्यादा रहे। ठीक है, उसके बाद आप इंपोर्ट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ा देते हैं तो उससे ईज़ हो जाता है, सप्लाई बढ़ जाती है।
या फिर आप एक्सपोर्ट को कम कर दो ताकि डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाई जा सके, या फिर आप क्या करें, और इंस्पेक्शन टू चेक होर्डिंग, है ना, इंस्पेक्शन जो कमोडिटी एक्ट है उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इंस्पेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, हम लोगों के सॉल्यूशन हो जाएंगे। और क्या कर सकती है गवर्नमेंट प्राइस को कम करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एट लो प्राइसेस, जो कि टमाटर के समय आपने देखा था कि गवर्नमेंट जो है अलग से टमाटर बेच रही थी 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो। ठीक है, तब जाके धीरे धीरे प्राइसेस कम हुए हैं, अब जाके जो है टमाटर 100 रुपये के आसपास हुआ है, 200-250 रुपये किलो तक पहुंच गया था। तो ये आर्टिकल में बेसिकली यही बात की गई है। आने वाला चुनाव है तो गवर्नमेंट जो है कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है ना। नेक्स्ट ईयर, इस साल दिसंबर में 5 स्टेट में इलेक्शन है और फिर नेक्स्ट ईयर यूनियन जो लोकसभा के इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। हालांकि इस आर्टिकल में बात की गई है कि एक्सपोर्ट को डिक्रीज़ करने से बेटर क्या है, जो इंपोर्ट है उसको इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट को डिक्रीज़ करना मतलब नॉन मार्केट, बेसिकली आप नॉन मार्केट तरीके से कम करना चाहते हैं, और इंपोर्ट को अगर बढ़ाया जाए तो मार्केट तरीका है, मार्केट डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो हमेशा जो है लिबरलाइजेशन पॉलिसी आप अगर अपना रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इंपोर्ट को ज़्यादा ईज़ करने की ज़रूरत है, ना कि एक्सपोर्ट को कम करने की। तो मार्केट को अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट जो है चुनावी पॉलिटिकल रीज़नों के कारण हमेशा क्या करती है, एक्सपोर्ट जो है कर्व करने की कोशिश करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा अगर मान लो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं और ऐसा पता चले कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर रही है, तो लोग बोलेंगे कि बाहर के लोगों को सस्ते में बेचा जा रहा है और यहाँ अपने देश के लोगों को नुकसान हो रहा है। तो इसका पॉलिटिकल जो है रीजंस होने के कारण गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर्व करती है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन और उसे कैसे डील किया जाए, उसके सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जिसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों वो है हंगर चैलेंज। हंगर चैलेंज बेसिकली GS2 के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुके हैं GS2 में, आपको दोबारा से पूछ सकता है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह आर्टिकल लिखा है अशोक गुलाटी जी ने, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर इनके द्वारा दिए गए हैं। आप उन सारे रिसर्च पेपर को डायरेक्टली कोट कर सकते हैं, इनका नाम कोट कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर्स में। ठीक है, ताकि आप जो भी ओपिनियन दे रहे हैं उसे जस्टिफाई किया जा सके। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं कि आर्टिकल क्या है। सबसे पहले इन्होंने अचीवमेंट की बात की है, पिछले 70-75 सालों में जो देश आज़ाद हुआ है उसमें देश ने क्या अचीव किया है। तो UNDP की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके बारे में बात की गई है। उसमें कहा गया है कि 415 मिलियन लोग जो है 2005-06 से 2020-21 के बीच में पॉवर्टी से बाहर आए हैं, जो कि बहुत अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। केवल कितने परसेंट लोग अभी पुअर हैं, 15% लोग पुअर हैं अकॉर्डिंग टू MDPI एस्टिमेट। और वो जो पुअर्टी का लेवल है वो और कम हो जाता है। अगर आप इनकम क्राइटेरिया की बात करें तो केवल 11% लोग हैं जो अभी भी गरीब हैं। आप अगर इंडिपेंडेंस डे की शाम की बात करें, उस दिन की बात करें 15 अगस्त 1947 की, तो लगभग 80% लोग थे जो पुअर थे, और अब कितने हैं, 15%। तो इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे टू अचीव दिस फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अदर बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है इंडिया का, कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $600 बिलियन पहुंच गया है। ठीक है, $600 बिलियन पहुंच गया है, और इंडिया को बाकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान और श्रीलंका, उनकी जैसी हालत है, इंडिया की भी वैसी हालत हो सकती थी अगर इंडिया सोशलिस्ट इकोनॉमी को छोड़ के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी में स्विच नहीं करता। तो मेन रीज़न बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि LPG जो पॉलिसी थी उसको जो मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म और लिबरलाइजेशन इंक्रीज़ हुआ, उससे एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ और इंडिया का फॉरेक्स जो है अच्छा खासा बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें की गई है कि हंगर के बारे में। बेसिकली इंडिया का फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया था, उसके बाद अब हम एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं। ठीक है, और इंडिया टॉप प्रोड्यूसर किसका है, मिल्क का 212 मिलियन टन जो प्रोडक्शन है, ऑलमोस्ट क्वार्टर प्रोडक्शन जो है इंडिया मिल्क का करता है, लेकिन मैक्सिमम एक्सपोर्ट कौन करता है, न्यूजीलैंड करता है। ठीक, तो अपना एक्सपोर्ट में टॉप पे नहीं है लेकिन प्रोडक्शन में टॉप पे है। गवर्नमेंट कितना अभी प्रोवाइड कर रही है, 5 किलो ऑफ व्हीट ऑब्लिक राइस पर पर्सन पर मंथ अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण योजना। ठीक है, तो बेसिकली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये शो कर रहा है कि इंडिया में जो है इकोनॉमिक एक्सेस ऑफ बेसिक स्टेपल एंड इम्प्रूव द सिचुएशन। तो जो हमारे यहाँ जो हंगर है उसकी सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो गई है, क्योंकि आसानी से जो है हम लोगों को फूड दे पा रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन एक इशू अभी भी है जिसके बारे में इस आर्टिकल में मेन बात की गई है। वो इशू क्या है, वो है इशू मेल न्यूट्रिशन का। मेल न्यूट्रिशन मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स
इनटेक, या तो आप ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले लें या फिर कम न्यूट्रिएंट ले लें, ठीक है। ओबेसिटी भी एक तरीके से क्या है, मेल न्यूट्रिशन का पार्ट है, ठीक है। तो क्या है, अकॉर्ड एज पर द NFHS 5 सर्वे 32% ऑफ चिल्ड्रन वर अंडरवेट, लगभग 32% ऐसे चिल्ड्रन हैं जो अभी भी अंडरवेट हैं, 35% स्टंटेड एंड 19% वेस्टेड, ठीक है। तो स्टंटिंग मतलब क्या होता है, लो हाइट विथ रिस्पेक्ट टू एज, मतलब आपकी एज बहुत ज़्यादा है लेकिन आपकी जो हाइट है वो अभी भी कम है, उसको स्टंटिंग बोलते हैं। तो लगभग कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं, 35% बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट उनकी एज के हिसाब से नहीं बढ़ रही है क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है उतना। और दूसरा होता है वेस्टिंग, जिसमें लिखा है लो वेट विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, मतलब आपकी हाइट तो ज़्यादा है लेकिन आपका वजन उतना नहीं बढ़ा है। और ऐसे बच्चे कितने हैं, टोटल 19% बच्चे हैं अंडर द एज ऑफ 5, ठीक है। ये मेनली इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि ऑल्दो इंडिया मेड रीजनेबली गुड प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी फ्रॉम 57% इन 2005-06 टू 35% इन 2019, ठीक है। तो अब IMR जो है हमारा कितना हो गया है, 35%। IMR क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है एक साल के अंदर। इन्फेंट मतलब एज कितनी होना चाहिए, लेस देन 1 ईयर, समझ में आएगा। तो हमने प्रोग्रेस तो किया है लेकिन अभी भी मेल न्यूट्रिशन सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। उसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज एंड द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स फ्रॉम हीट वेव्स टू फ्लैश फ्लड पोज अ बिग चैलेंज नॉट ओनली टू इंडिया फूड सप्लाई सिस्टम बट ऑल्सो टू द पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण जो हमारा जो फूड सिक्योरिटी है उसको बहुत खतरा है क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाएगा और उसके साथ साथ पॉवर्टी भी बढ़ जाएगी। तो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाएगा। अब हम इसे कैसे डील करें, यही मेन इस आर्टिकल में अपने को जानना है। ये सॉल्यूशन ही इम्पॉर्टेंट है और ये सॉल्यूशन आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। एक तो आसान तरीका क्या है, आसान तरीका है कि फोकस करें काय में, ग्रोथ में, और ग्रोथ को बहुत इंक्लूसिव बनाएं ताकि ग्रोथ में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़े और गरीबी अपने आप हटे, ठीक है। ज़्यादा लोगों को आप इंक्लूड करेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ कहलाती है। अगर हर स्टेटा का इंसान गरीब से गरीब ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा तो ऑब्वियसली गरीबी कम होगी, इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ठीक है। अगर आप ऊपर से मतलब ग्रोथ बढ़ा रहे हैं और गरीबी कम हो रही है तो इसको बोलते हैं हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट। इट्स अ टॉप टू डाउन अप्रोच, ठीक। नेक्स्ट जो बात करेंगे, जो इसमें बात की है मेन चीज़ इसमें जो नेक्स्ट है वो है इफ़ वी फोकस ऑन improving the literacy rate and providing quality education to young women along with their skill formation, several of Indian problems especially poverty, hunger and malnutrition can be solved, ठीक है। तो अगर हम किस पे फोकस करें, लिटरेसी रेट पे फोकस करें, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पे फोकस करें, किसके, यंग वुमेन के, तो बहुत सारी समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। इन्होंने हवाला क्या दिया है, रीसेंट रिसर्च का हवाला दिया है जो श्याम जोश ने की है, जो ICRIER इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं। उनका उन्होंने बताया है कि उन लोगों ने जो रिसर्च की है उसमें ये पाया गया है कि वी फाउंड दैट वुमेन एजुकेशन बियॉन्ड 12th ग्रेड इज़ अ की डिटर्मिनेंट ऑफ न्यूट्रिशन among children as is the access to better sanitation and more nutritious food। अगर आप देखें और वुमेन का क्या मेन डिटर्मिनेंट है इंडिया में न्यूट्रिशन अच्छा होने का, कि जो महिलाएं हैं वो 12वीं से ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, तो इससे पॉलिसी मेकर क्या समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि इंसेंटिवाइज एंड इम्प्रूव द एक्सेस एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन थ्रू लिबरल स्कॉलरशिप स्पेशली आफ्टर द 10th ग्रेड टू मास्टर लेवल। तो क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि हमें इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एक्सेस टू एजुकेशन, और स्कॉलरशिप देने की ज़रूरत है जो 10वीं से मास्टर तक की लड़कियां हैं उन लोगों के लिए। मतलब 10th लेवल के एजुकेशन के बाद जनरली ड्रॉप आउट हो जाती हैं जो लड़कियां हैं, वो एजुकेशन से बाहर चली जाती हैं, उनको मास्टर तक के आपको स्कॉलरशिप देने की ज़रूरत है ताकि उनको और पढ़ाया जा सके, ठीक है। इससे क्या होगा, this can give high returns, limiting family size and contributing significantly to the national growth story। सबसे पहले तो लेबर जो फोर्स है वो पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया की GDP बढ़ेगी। दूसरा जो फैमिली का साइज़ होगा वो भी कम हो जाएगा क्योंकि आप इतना एजुकेशन दोगे तो शादी डिले हो जाएगी, और शादी डिले होगी तो बच्चे करने का समय
इतना होगा नहीं, तो एक या एक से ज़्यादा 2 बच्चे ही लोग कर पाएंगे, तो जो साइज़ होगा फैमिली का वो भी कम हो जाएगा। तो ये 2 मेन बेनिफिट हो जाएंगे। और जब भी वुमेन एजुकेटेड होती हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बच्चों के न्यूट्रिशन पे करती हैं, फैमिली के न्यूट्रिशन पे ज़्यादा खर्चा करती हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, फोकस ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर वाइल मेकिंग फूड मोर न्यूट्रिशियस एंड फूड सिस्टम मोर क्लाइमेट रेजिलिएंट। अगला जो फोकस करना है वो किस पे करना है हमें, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की, जो कि बहुत कम है, इंडिया में कल्टीवेशन एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप पर हेक्टेयर देखें कितनी क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, यील्ड देखें तो वो बहुत कम है। तो सबसे पहले आपको दूसरा जो काम करना है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। और जो क्लाइमेट इशू है उसको डील करने के लिए हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर करने की ज़रूरत है। दिस विल रिक्वायर डबलिंग और इवन ट्रिपलिंग R&D एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर टू मेक अवेंडेंट फूड अवेलेबल एट रीजनेबली कॉम्पिटिटिव प्राइस। इसको डील करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर को 2 to 3 टाइम्स बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब 200 से 300% जो है इंक्रीज़ करने की R&D की ज़रूरत है। पुटिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड स्टॉकिंग लिमिट टू पुश प्राइसेस डाउन इज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये बोल रहा है कि आप एक्सपोर्ट कंट्रोल और स्टॉक लिमिट लगा करके प्राइस को कम करना बिल्कुल गलत है। जैसे कि अपने पिछले आर्टिकल में पढ़े थे कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट जो है कम करने के लिए टैरिफ लगा दिया है। ये जो अप्रोच है ये बिल्कुल 1991 के पहले वाली अप्रोच है, जो लाइसेंस राज के टाइम की अप्रोच है। ये अप्रोच को नहीं लगाना चाहिए। दिस आर अ डिफंक्ट पॉलिसीज ऑफ द सोशलिस्ट राज ऑफ 1960 व्हेन इंडिया डिड नॉट हैव अ फॉरेन एक्सचेंज टू बाय फूड। ये सब पुरानी पॉलिसी है जब इंडिया के पास फॉरेक्स नहीं होता था खरीदने का। अब इंडिया को इम्पोर्ट को ईज़ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया खरीदने की कंडीशन में है, इंडिया के पास फॉरेक्स है और मार्केट डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। मार्केट फ्रेंडली जो है पॉलिसीज़ होनी चाहिए इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विच प्लेड अ ह्यूमन रोल इन स्प्रेडिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टिल रैंक एट द टॉप कैन बी रोब्ड इन टू अशर अ न्यू रिवॉल्यूशन ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड मोर न्यूट्रिशियस फूड। तो जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो अभी भी टॉप पर है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में इन लोगों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। और नेक्स्ट जो वेव होगी रिवॉल्यूशन की, जिसमें मोर न्यूट्रिशियस फूड जो है और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव किया जा सकता है, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं अगर R&D में खर्चा किया जाए। ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल था। आप होपफुली आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा GE मस्टर्ड लेस पंजेंट मोर यूज़फुल। ये आर्टिकल GS 3 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में 2 क्वेश्चन हमेशा बायोटेक्नोलॉजी के आते हैं, 4 क्वेश्चन हमेशा प्रीलिम्स में आते हैं। GM जो है रिपीटेटिव थीम है, हर ऑल्टरनेट ईयर्स में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में आता है। तो ये आर्टिकल अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं जो ऑयल सीड्स होती हैं उससे हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। उसको हम काहे के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग और फ्राइंग के लिए। ठीक है, लेकिन हम जब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं जो रेसिडुअल मटेरियल मिलता है उसको हम बोलते हैं मील। ये मील जो होता है वो बहुत ही हाई प्रोटीन रिच इंग्रेडिएंट होता है। इसको हम लाइवस्टॉक को फीड कराने में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी इनकी जो प्रोटीन की डिमांड है वो फुलफ़िल की जाती है। ठीक है, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिकली ऑयल सीड्स प्रोडक्शन हो रहा है वो किसका होता है, रेपसीड और मस्टर्ड का। टोटल कितना परसेंट है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस में, 42%। नेक्स्ट काय का है, सोयाबीन का। सोयाबीन का कितना है, 19%। तो सोयाबीन का 19 और रेपसीड और मस्टर्ड का 42। इससे जो रेपसीड और मस्टर्ड है उससे 42% से इसमें जो रेसिडुअल केक मिलता है वो अपने को 30% मिलता है। और सोयाबीन जो 19% प्रोड्यूस हो रहा है उससे हमें रेपसीड उसमें हमें जो रेसिडुअल मील मिलता है वो कितना मिलता है, 38% का। ठीक है, अब बात करते हैं मस्टर्ड सीड्स की। ठीक है, मस्टर्ड सीड के बारे में बात करेंगे तो मस्टर्ड सीड में क्या होता है, जो कंटेंट होता है ग्लूकोसिनोलेट का वो बहुत ज़्यादा होता है, और यही ग्लूकोसिनोलेट पंजेंट स्मेल का कारण होती है। अब आपको पता होगा जब भी आप यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड मतलब सरसों, रेपसीड मस्टर्ड मतलब सरसों की बात कर रहे हैं हम। अब सरसों को जब आप यूज़ करते हैं, लगाने में भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल में भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ना बहुत कम है, कंजम्पशन बहुत कम है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है इसके पंजेंट होने से जो नुकसान होता है वो हाई कंटेंट ऑफ ग्लूकोसिनोलेट ऑल्सो कॉज गॉइटर और इंटरनल ऑर्गन एबनॉर्मलिटीज़ इन लाइफ स्टॉक। अगर हाई कंटेंट ग्लूकोसिनोलेट का रहेगा
तो अगर हम फीड करते हैं लाइव स्टॉक को तो उनको इंटरनल ऑर्गन एबनॉर्मेलिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्लूकोसिनोलेट क्या है? नाइट्रोजन और सल्फर का एक कंपाउंड है जो मस्टर्ड में बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल ऑयल सीड मस्टर्ड में ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा 120 से 30 ppm के आसपास होती है और हम क्या चाहते हैं, इसकी जो मात्रा है उसको कम किया जा सके और कैनोला क्वालिटी के आसपास लेके आया जाए। जो कैनोला मतलब रेपसीड की बात कर रहे हैं, जो सफ़ेद सरसों कहलाता है, उसमें जो कैनोला क्वालिटी होती है उसमें ग्लूकोसिनोलेट की जो लेवल होता है वो 30 ppm के आसपास होता है। तो टू रिड्यूस द ग्लूकोसिनोलेट कंटेन इन नॉर्मल ड्राई सीड्स फ्रॉम 120 to 130 ppm to achieve 30 ppm level in canola seeds, पंजेंसी इशू कैन बी रिजॉल्व। अगर हम इस तरीके से 30 ppm तक अचीव कर लेते हैं तो पंजेंसी इशू रिजॉल्व हो जाएगा और ICAR ने ये अचीव कर भी चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रॉब्लम है लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही है। उसके बावजूद भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। इसका मेन कारण ये है कि जो हाई ग्लूकोसिनोलेट कंटेंट है वो पेस्ट और डिसीज से बचाता था प्लांट को। अब आपने पूरा का पूरा प्लांट में जो हाई ग्लूकोसिनोलेट कंटेंट है उसी को कम कर दिया। हम क्या चाहते हैं कि जो सीड्स हैं उसमें कंटेंट कम रहे लेकिन लीव्स में कंटेंट ज़्यादा रहे, ठीक है, ताकि हमारे को जो पेस्ट है उससे भी हम बचे रहें और सीड्स में जो कंटेंट है वो भी कम आए। तो जो केक जो बचेगा उसमें भी कंटेंट कम रहेगा और जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा उसमें भी कंटेंट कम रहेगा, एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। तो इसी इक्वेशन में अब जीन एडिटिंग जो है एंटर करती है, ठीक है। तो अब हम आर्टिकल एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ से फिर जीन एडिटिंग आती है। ग्लूकोसिनोलेट्स आर सिंथेसाइज इन द प्लांट इन द लीव्स एंड पॉड वॉल ऑफ द मस्टर्ड प्लांट। तो कहाँ पर ग्लूकोसिनोलेट सिंथेसिस होती है? लीव्स में और पॉड वॉल्स में, ठीक है। देयर ट्रांसलोकेशन एंड एक्यूमुलेशन इन द सीड हैपन थ्रू द एक्शन ऑफ ग्लूकोसिनोलेट ट्रांसपोर्टर और GTR genes. There are 12 such genes under two distinct classes of GTR1 and GTR2 with 6 copies each, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि प्लांट में सिंथेसिस होती है लीव्स में, ठीक है, क्या? ग्लूकोसिनोलेट, और यही लीव से सीड में जाती है थ्रू 12 जीन्स ऐसे हैं जिसके थ्रू ये ट्रांसलोकेट और एक्यूमुलेट होती है सीड्स में। हम क्या चाहते हैं, ये सीड्स में ना पहुँचे, सिर्फ लीव्स में रहे। तो टोटल जो 12 जीन्स हैं हम उसको क्या करेंगे, उस 12 जीन्स को सबसे पहले ढूंढेंगे और उन 12 जीन्स में से 10 जीन को इन लोगों ने काट दिया, है ना, ब्रेक कर दिया मॉलिक्यूलर सीजर से, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। व्हाट बिस्ट एंड फेलो रिसर्चर हैव डन इज एडिट 10 out of 12 जीन्स इन द वरुणा a high Indian mustard variety. For this they use CRISPR-Cas9, a gene editing tool deploying an enzyme which act as a molecular scissor to cut the DNA at precise targeted location of the gene and then letting the natural DNA repair and process takes place, ठीक है। तो क्या हुआ है, इन लोगों ने क्या किया है कि जो 12 जीन थे GTR, इन 12 GTR का काम क्या था, एक्यूमुलेट करना था और ट्रांसपोर्ट करना था लीफ से सीड में ग्लूकोसिनोलेट के लेवल को। लेकिन हम क्या चाहते थे कि यहाँ पर तो लेवल हाई रहे लीव्स में लेकिन ट्रांसपोर्ट ना हो सीड्स में। तो जितने भी रिस्पॉन्सिबल जीन्स थे जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और एक्यूमुलेट कर रहे थे वो सारे जीन्स, टोटल 10 जीन्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, कट कर दिया। कट कैसे कर दिया, जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर, इस पर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, 2 से 3 बार, ठीक है। और ये क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्या करता है, ढूंढता है कहाँ पर किसको कट करना है। और जो एंजाइम है Cas9, ये प्रोटीन है, ये एंजाइम है, ये क्या करता है, मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है। ये लोकेशन ढूंढा, इसने लोकेशन जहाँ फाइनल की इसने वहाँ से कट कर दिया और 10 जीन को हटा दिया गया। अब 10 जीन्स को हटाने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है, कुछ नया ऐड नहीं करेंगे। 10 जीन कट हो गए, ये जीन्स कट हो गए। अब ये जो कट होने वाला पोर्शन अलग हो गया और जो बचा हुआ उसको छोड़ दिए तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। समझ में आया क्या? यहीं पर नेचुरल DNA रिपेयर प्रोसेस टेक्स प्लेस, अपने आप नेचुरल DNA जो है रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। वी यूज़ CRISPR-9 एडिटिंग टू क्रिएट द म्यूटेशन एंड चेंज द न्यूक्लियोटाइड और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सीक्वेंस एट द DNA इन द 10 टारगेटेड। बाय डूइंग दिस देयर एनकोडेड प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोसिनेट टू द सीड्स वर रेंडर्ड नॉन फंक्शनल। अब हमने 10 जीन को काट दिए, अब जो ट्रांसपोर्टेशन है जिस जीन के कारण हो रहा था वो तो
हो ही नहीं पाएगा। तो सीड्स में ग्लूकोसिनोलेट का कंटेंट बहुत कम हो जाएगा। तो द सीड्स ऑफ द रिजल्टेंट वरुणा मस्टर्ड वेराइटी हैड ग्लूकोसिनोलेट कंटेंट वेल बिलो द 30 ppm canola quality threshold. At the same time, other plant parts, especially the leaves and pod wall enclosing the seeds, had significantly higher glucosinolate accumulation. मतलब जो प्लांट है, लीव्स है, जो पॉड वॉल्स है, उसमें ग्लूकोसिनोलेट कंटेंट अभी भी हाई है, लेकिन सीड में जो ग्लूकोसिनोलेट कंटेंट है वो 30 ppm तक पहुंच चुका है। यही तो हमारा टारगेट था। तो हमने जीन एडिटिंग का इस्तेमाल करके क्या किए, जो प्लांट है, अब प्लांट में हाई कंटेंट रहेगा, लीव्स में हाई कंटेंट रहेगा, तो पेस्ट का अटैक नहीं होगा, इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा, और साथ ही साथ में जो सीड से ऑयल एक्सट्रैक्शन होगा, जो केक मिल होगा, उसमें जो ग्लूकोसिनोलेट का कंटेंट होगा वो कम होगा, तो जो पंजेंसी होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी। समझ में आया क्या? अब बात करते हैं जीएम वर्सेस जीई। Best emphasize that the new GTR gene edited mustard line are transgenic free non genetically modified। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ हम लोगों ने एक्स्ट्रा बाहर से कुछ लेके नहीं आए, कोई जीन ऐड नहीं किया, सिर्फ जो जीन थे उसको काट दिया गया है, साइलेंस कर दिया गया है। इसे RNA साइलेंसिंग भी कहते हैं, है ना। आप RNA को अगर साइलेंट कर देते हैं तो उसको RNA साइलेंसिंग भी किया जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके की मेथड है, ठीक, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने की। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किए हैं। अगर आप बीटी कॉटन की बात करेंगे तो उसमें हम लोगों ने एक बैक्टीरिया फॉरेन जीन्स को ऐड किया था जिसका नाम था बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। और उसके बाद अगर आप जीएम मस्टर्ड की बात करेंगे तो हमने उसमें क्या यूज़ किया था, बर्नास बस्तर, जो कि ऑयल बैक्टीरिया था, उसको हमने आइसोलेट करके जीएम मस्टर्ड में इंट्रोड्यूस किया था। जब आप फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक, और ट्रांसजेनिक क्रॉप्स उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करना। लेकिन अगर आप कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ एडिटिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं जीन एडिटिंग और जीन इंजीनियरिंग क्रॉप्स। समझ में आया क्या? द लो सीड हाई लीव ग्लूकोसिनोलेट मस्टर्ड जीन्स आर जीनोम एडिटेड। बेसिकली ये जीन एडिटिंग है। समझ में आया क्या? जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं है। ठीक, GM crops are currently subjected to stringent environment release regulation in India, not just for commercial cultivation but also even field trial and seed production. Such release is contingent upon clearance from a special genetically engineering appraisal committee under the Ministry of Environment and Forest and Climate Change. The GEAC green signal is not binding on the center, which gives the final nod. जो GM crop है, अगर उसका ट्रायल भी करना है, कमर्शियल कल्टीवेशन तो दूर की बात है, सिर्फ ट्रायल करने के लिए आपको GEAC एक बॉडी है जिसकी आपको परमिशन की ज़रूरत होती है, अप्रूवल की, जो कि किसके अंदर आती है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है। लेकिन 30 मार्च 2022 को एन ऑफिस मेमोरेंडम फ्रॉम द MOFC एग्जम्प्टेड GE प्लांट्स फ्री ऑफ एक्सोजनस इंट्रोड्यूस DNA फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ GC अप्रूवल फॉर ओपन फ्री ट्रायल एंड लीडिंग टू कमर्शियल रिलीज। लेकिन जीन एडिटेड जो क्रॉप है, जो जीन एडिटेड क्रॉप है GE, उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जो है जारी किया है जिसमें GE क्रॉप्स को एग्जम्प्ट किया है, जहां पर आप बाहर से कोई जीन इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जीन को एडिटिंग कर रहे हैं। इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे? प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, फिजिकल बर्डन कम हो जाएगा। ऑलमोस्ट कितने 1.6 लाख करोड़ का जो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल्स, ठीक है, अपना डॉलर बचेगा ऑब्वियसली। और क्या मिलेगा? सपोर्ट फैट फॉर ह्यूमन, है ना, ऑयल से जो है ह्यूमन को फैट मिल रहा है, और प्रोटीन फॉर एनिमल्स, ठीक है, जो केक बचता है, जो रेसिडुअल केक है, उससे हमें प्रोटीन मिल रहा है एनिमल्स को। आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये सब इसके बेनिफिट रहेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के बीच का डिफरेंस समझ में आया। बाकी जितना भी GE मस्टर्ड के बारे में होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कच्छतीवु कंट्रोवर्सी। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है, GS 2 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए आपको सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि कच्छतीवु आइलैंड इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन विच कंट्रीज, इंडिया एंड श्रीलंका, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्यों न्यूज़ में है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं। जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के MK स्टैलिन, उन्होंने रिवाइव की है डिबेट ओवर कच्छतीवु, एन अनइनहेबिटेड एंड बैरन 285 एकड़ आइलैंड अबाउट
14 नॉटिकल माइल्स ऑफ रामेश्वरम। ठीक है, तो जो MK स्टैलिन है, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल डिबेट शुरू कर दी है। ठीक है, ये बेसिकली पॉलिटिकल डिबेट है और अपने लिए उतनी हेल्पफुल है नहीं, अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या है आपको मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये फिशरमैन का इशू है। एक आइलैंड है जो कि 285 एकड़ का है, जहाँ कोई नहीं रहता है, अनइनहेबिटेड आइलैंड है, बैरन आइलैंड है, रामेश्वरम से 14 नॉटिकल माइल है और पार्क स्टेट के भी एकदम, है ना, पार्क स्टेट और रामेश्वरम के बीच में है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होता है, जनरली जो फिशरमैन होते हैं वो फ़िशिंग करते हुए, क्योंकि फ़िशरमैन की कोई बाउंड्री नहीं होती, वो फ़िशिंग करते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, इस आइलैंड के पास में। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि श्रीलंका का हक है, इस आइलैंड में श्रीलंका की लैंड है ये, तो श्रीलंका का हक होने के कारण वहाँ की नेवी जो फिशरमैन होते हैं उन्हें पकड़ लेती है। तो रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने के इंटरवेंशन के बाद कुछ फिशरमैन को रिलीज़ किया गया श्रीलंका नेवी द्वारा, लेकिन जो उनकी बोट्स थी वो उनकी बोट और फिशनेट को उन लोगों ने जब्त कर लिया। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए, और बार बार स्टेट गवर्नमेंट ये सब मुद्दे उठाती रहती है जो चुनाव जीतने के हिसाब से। ठीक है, उन लोगों का कहना है कि अगर हमें फिशरमैन की जो प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करना है तो हमें रिट्रीव करना पड़ेगा श्रीलंका से ये लैंड जो हमने सीड की थी, हमने ही दिया था इस लैंड को 1974 में। उसके पहले ये डिस्प्यूट था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जब तक कि हमने अपनी मैरीटाइम जो बाउंड्री थी उसको रिजॉल्व नहीं किया था, जो डिस्प्यूट था उसको रिजॉल्व नहीं किया था। ठीक है, तो देख लेते हैं व्हाट डिड कच्चतीवू बिकम पार्ट ऑफ, मतलब कब बना था कच्चतीवू पार्ट श्रीलंका का, 1974 में, जब उस समय कौन थी प्राइम मिनिस्टर इंडिया की, इंदिरा गांधी। श्रीलंका के कौन थे, श्री आर डी बंडार नायका signed an agreement to demarcate the boundary between the two countries in a historic water from a Park State to Adam Bridge. A joint statement issued on 1974 stated that the boundary has been defined in conformity with the historical evidence, legal international principle and precedents. ठीक है, तो बेसिकली 1974 में मैरीटाइम बॉर्डर डिसाइड हुई और इंडिया ने 1974 एग्रीमेंट के थ्रू ये जो लैंड थी कच्चतीवू की आइलैंड की, उसको श्रीलंका को हैंड ओवर कर दिया। समझ में आया क्या? और क्या कहा गया, किसके कन्फर्म में थी, जो हिस्टोरिकल एविडेंस हैं उसके हिसाब से, लीगल इंटरनेशनल जो प्रिंसिपल हैं, इंटरनेशनल प्रिंसिपल, और जो प्रेसिडेंटेड, जो पहले हम लोग जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो पहले हुआ है रिजॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ें, उसके हिसाब से हम लोगों ने ये चीज़ें डिसाइड कर दी और जो श्रीलंका था उसको ये राइट दे दिया गया इस लैंड के ऊपर। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल इशू की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, जो इसमें दिया नहीं हुआ है। जब भी आप कोई भी लैंड सीड करते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है लाना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू 1960 बेरूबरी केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो इस आर्टिकल में दिया नहीं हुआ है, बाकी सारी चीज़ें दी हुई है। तो बेरूबरी केस के हिसाब से आपको क्या करने की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था पता है क्या, 2015 में, याद होगा तो किसी को, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, हम लोगों ने लैंड को जो है 100 एकड़ लैंड ली थी इंडिया ने, और 55 to 65 एकड़ लैंड दी थी बांग्लादेश को। ठीक है, तो ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, जिसे 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। समझ में आया क्या? तो हम जब भी लैंड छोड़ेंगे, हक छोड़ेंगे या लेंगे, तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ज़रूरी होगा। ये मेन पॉइंट है, इस बाकी पूरे आर्टिकल में कुछ है नहीं, कहानी है, स्टोरी है, उसको आप सुन लो। ठीक है, क्यों है इम्पॉर्टेंट, बेसिकली the fisher folk of the two countries have been traditionally using the island for the fishing. Though this feature is acknowledged in 1974 agreement, the supplement pact in 1976 made it clear that the fishermen of the two countries shall not engage in fishing in the historic water, territorial sea and exclusive zone or EEZ of the either of the country without the express permission of Sri Lanka. नहीं, तो 1974 में परमिशन थी कि जो फिशरमैन हैं वो जा सकते हैं और फ़िशिंग कर सकते हैं, लेकिन 1976 का जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसमें क्लियरली ये लिखा गया है कि कोई भी बिना इंडिया और श्रीलंका की परमिशन के एक दूसरे की जो इकोनॉमिक स्पेशल जोन है वहाँ पर नहीं जा सकते, फ़िशिंग नहीं की जा सकती, और इस आइलैंड में फ़िशिंग करना बंद हो गया। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जनरली ट्रेडिशनली जो फ़िशरमैन थे वो जाते रहते थे और किसी को भी कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। लेकिन बाद में इंडिया के जो फिशरमैन हैं वो क्या यूज़ करने लगे, ट्रॉलर। ट्रॉलर क्या है, बेसिकली एक
बहुत बड़ी क्या होती है, बोट होती है। इससे ना छोटी छोटी जो फ़िश होती है, एकदम जुवेनाइल फ़िश बोल सकते हैं, वो भी पकड़ाई में आ जाती है। और ये बहुत ही अनसस्टेनेबल वे है। और कहीं ना कहीं इंडिया के जो फ़िशरमैन हैं उनको पॉलिटिकल सपोर्ट है इस ट्रॉलर को यूज़ करने का। ठीक है, अगर आप नेट को यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सिर्फ बड़ी मछलियाँ आती हैं जो कि सस्टेनेबल वे ऑफ फिशिंग है। लेकिन इंडिया अपने यहाँ ट्रॉलर तो यूज़ नहीं करता है, लेकिन जहाँ श्रीलंका की जो एरिया है वहाँ पर ट्रॉलर यूज़ करता है। और वहाँ के फ़िशरमैन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इंडिया के जो फ़िशरमैन है वो अनसस्टेनेबल वे में फ़िशिंग करते हैं ये ट्रॉलर का इस्तेमाल करके। समझ में आया? वॉट ट्रिगर्ड द नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? Sri Lanka claimed sovereignty over Kachativu on the ground that the Portuguese, who had occupied the island during 1500-1600 CE, has exercised jurisdiction over the island. India contention was that the erstwhile Raja of Ramanand हैड पोजेशन ऑफ इट्स पार्ट ऑफ हिज ज़मीन। ठीक है, तो इंडिया, इन लोग क्या कह रहे थे कि पुर्तगीज़ ने जो है उनकी लैंड हुआ करती थी 1500-1600 में और श्रीलंका का पार्ट है। इंडिया वाले क्या कह रहे थे कि राजा ऑफ रामानंद हैं, उनकी जो ज़मीन थी वो हमेशा से ट्रेडिशनली उसका हिस्सा रही है कच्चातीवू। ठीक है, लेकिन बाद में फिर कच्चातीवू वॉज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ ज़मीन फ्रॉम अ टाइम इमेमोरियल अंडर द राजा ऑफ रामानंद सेतुपति। हाउएवर ड्यूरिंग अ डिबेट ऑन द मैटर इन लोकसभा इन जुलाई, द एक्सटर्नल Affair Minister Swan Singh said the decision had been taken after the exhaustive research of historical and other record on the island. लेकिन 1974 में जब इंडिया ने सीड किया, इंडिया ने छोड़ा ये आइलैंड को, अपना जो लैंड है उसको श्रीलंका के लिए, तो उन लोगों ने कहा, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बहुत हिस्टोरिकल रिसर्च करने के बाद ही छोड़ा है और माना है कि ये श्रीलंका का ही हिस्सा था। ठीक है, तो बेसिकली ये कच्चातीवू के बारे में हो गया। इसके अलावा और आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये कंट्रोवर्सी बार बार आती इसलिए है क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेट गवर्नमेंट और फिशरमैन के वोट लेने के लिए ये सब यूज़ की जाती है ना। तो ये जो है बेसिकली, और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है।